This is Sandeep Anand from Plasma Physics Classes. Today's topic related to physical world. और आज हम लोग आप लोगों के लिए 11th का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है, लेकिन सबसे पहले हम साइंस को देख लेते हैं। साइंस क्या है उसके बारे में, विज्ञान जिसे बोलते हैं। साइंस इज ए सिस्टमेटिक सब्जेक्ट, जिसका मतलब विज्ञान एक क्या है, व्यवस्थित सब्जेक्ट है, सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। That express the knowledge of testable explanation and prediction about the universe, जो ब्रह्मांड के बारे में परीक्षण, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणियों के ज्ञान को क्या करता है, दर्शाता है। इसका मतलब है कि साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किन किन बातों पर निर्भर, एकदम सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलते जाएगा ये सब्जेक्ट। और इसमें जो है साइंस जो है परीक्षण, टेस्टेबल, टेस्ट पर डिपेंड करता है, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन पर। इसका मतलब हुआ कि परीक्षण, स्पष्टीकरण और भविष्यवाणी, मतलब कि ये फ्यूचर के बारे में भी साइंस आपको बताता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और ये टेस्ट पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी थ्योरी हम दे दिए वो कोई मायने नहीं रखता, ये टेस्ट पर डिपेंड करता है। आप उस पर परीक्षण कीजिए, उसी पर वो डिपेंड करेगा, टेस्टेबल जिसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ कि स्पष्टीकरण, और उसमें स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये है, फैक्ट होना चाहिए। तो साइंस वर्ड टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंस वर्ड आया कहाँ से? साइंसिया वर्ड से आया है, जो कौन शब्द है? लैटिन वर्ड है। कौन वर्ड है सर? लैटिन वर्ड। ये साइंसिया से क्या आया है आपका? साइंस। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, जानना ना। तो साइंस में तो हमें जानना ही है, ज्ञान को ही अर्जित करना है, नॉलेज के बारे में ही क्या करना है, हमें गेन करना है। तो ये हो गया साइंस। साइंस का आज के डेट में साइंस बहुत तरह का है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ऐसा बात नहीं है। आपके बाद अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछा कि जैसे कि आप 9th में पढ़े होंगे, 9th में मूल भौतिक राशि। भौतिक राशि तो बहुत है, लेकिन मूल भौतिक राशि, और उसी से सभी भौतिक राशि बनता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो 9th में आप पढ़े होंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उसी से बनता है डिराइव। तो उसी तरह से साइंस जो है, ऐसा नहीं कि साइंस ये 3 ही है, आज के डेट में ऐसा बात नहीं है। बायोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब भी साइंस का ही पार्ट्स है। लेकिन जो मेन होता है, जिससे सब फॉर्म हुआ है, जिससे सब बना है, वो कौन है सर? फंडामेंटल साइंस, मतलब मूल साइंस। मतलब कि इसका जो आधार है साइंस का 3 पर डिपेंड करती, मेनली 3 साइंस है आपका, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या सर? बायोलॉजी। ये नहीं समझना है कि साइंस का 3 ही पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऐसे मन में नहीं रखना है। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारा, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा साइंस का पार्ट्स है। लेकिन हमें फंडामेंटल साइंस जो है, मेनली जो है वो 3 है। वो क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या सर? बायोलॉजी। तो आपको तो हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, तो सभी का हम डिफिनेशन लिख देंगे, लेकिन आपको हमको डिटेल में जो आपको स्टडी करना है मेरे पास, वो क्या सर? फिजिक्स। आप इसे लिखिए, उसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब तीनों का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेना अकरिंग इन नेचर दैट इज रिलेटेड टू मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जो पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच और उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफिनेशन से उतना सेटिस्फाई आप नहीं हुए, लेकिन इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स क्या है कि जो नेचर में, जो प्रकृति में जो घटना घटित हो रहा है, मतलब कि यूनिवर्स, प्रकृति का मतलब ये समझ लीजिए यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो घटना घटित हो रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। और इसमें अगर बात कीजिएगा तो 3 शब्द आता है। एक आता है मैटर, सेकेंड आता है एनर्जी, और थर्ड इस मेल 2 वर्ड आता है, मैटर, एनर्जी, और थर्ड क्या है? देयर इंटरेक्शन ना। तो पदार्थ, ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं,
इसका मतलब फिजिक्स जो है मेनली दो बात पे ही डिपेंड है, एक तो मैटर पर, एनर्जी पर ना, पदार्थ और ऊर्जा पर। अगर हम थर्ड बात लें तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन है इसी पर डिपेंड है। ओके, तो फिजिक्स क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम जो यूनिवर्स में, प्रकृति में, नेचर में जो घटना घटित हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसमें मेनली जो है मैटर के बारे में स्टडी करना है, एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, और इस दोनों के बीच के जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो अब बात आता है कि सर मैटर है, एनर्जी है, लेकिन हम तो स्पीड के बारे में भी पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो कोई अगर स्पीड में है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु अगर गति में है, स्पीड में है, मोशन में है, तो वो जरूर मैटर है, तभी वो मोशन में है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। अगर वो मोशन में है तो उसके पास एनर्जी है, अगर वो रेस्ट में भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है। ये मत सोचना है कि सर यहाँ मैटर और एनर्जी शब्द लिए तो यही दोनों के बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो है सब पॉइंट है, सबके बारे में स्टडी करना है। ओके, सबके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। तो अब बात आता है केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, properties of substance and their interaction of different substances। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिनमें हम पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण और विभिन्न पदार्थों के परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? केमिस्ट्री में हमें मेनली सब्सटेंस पे गौर करना है। सब्सटेंस का कैसा नेचर है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, और डिफरेंट के मैटर के बीच क्या रिलेशन है, इंटरेक्शन क्या है, उसके बारे में हमें केमिस्ट्री में स्टडी करना है। थर्ड नंबर है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब है कि हमें बायोलॉजी में हमें जीवों के बारे में अध्ययन करना है ना। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट था जो आपका कोई भी विषय पढ़िएगा तो उसमें हमको छोटा छोटा पॉइंट पहले देखना है, फिर आगे हम टॉपिक में जाएंगे तो टफ सब पॉइंट आते ही चला जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा साइंस के बारे में हमें जानना है, फिजिक्स के बारे में जानना है, बस कोई खास ज़्यादा इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है। आज और कल 2 दिन का इसमें क्लास लगेगा, फिर जो सेकेंड चैप्टर जाएंगे उसमें थोड़ा टाइम लेगा। इसे लिख लीजिए। तो नेचर में जो है आपका मेनली 5 फोर्स है। बहुत लोग 4 लिखते हैं, हम आपको 5 लिखे हैं। न्यूक्लियर फोर्स को 2 भाग में कर दिए हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मेनली जो नेचर मतलब क्या, प्रकृति में, यूनिवर्स में मेनली 5 फोर्स है। फर्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल ना। और थर्ड नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। फोर्थ नंबर है मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। और फिफ्थ नंबर है मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमज़ोर या क्षीण नाभिकीय बल। ये तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जो आपने 9th में पढ़ा है वही सेम टू सेम डिफिनेशन है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इसका डिफिनेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में, ये एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, 11 नंबर चैप्टर होगा, तो इसमें बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लेने वाला है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of bodies and inversely proportional to the square of distance between them। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका डिफिनेशन है।
जो आपने 9th में पढ़ा था। तो इसे लिखिए, इसे हम और एक्सप्लेन तुरंत करते हैं अभी जस्ट। इसके बाद ये लिखिए। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसी डेफिनेशन को। ठीक है, मान लीजिए दो बॉडी है, यहाँ पे मानिए दो बॉडी है, एक ये बॉडी और दूसरा ये बॉडी। ठीक है, दोनों का मास मान लीजिए m1, ये मास क्या इसका m2, और दोनों के बीच जो है डिस्टेंस कितना है सर बोलिएगा, मान लीजिए कितना है डिस्टेंस r है। ठीक है, देखिए सुनने से लगता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण वाला फोर्स होता है। तो मान लीजिए ये, तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला डिफिनेशन से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपाती बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती। किसका होता है सर? दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट, मतलब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल। इसका मतलब m1 इंटू क्या कर देंगे m2। और इन्वर्सली होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन हिंदी में अगर बात करें तो उन दोनों वस्तु, उनके बीच के द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। किनके सर? दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? r²। ये समानुपाती चिन्ह को जैसे आप हटाइएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट लिया जाता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? g लिखते हैं। g इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 बाय क्या? r²। ये इसका आपका फॉर्मूला आया। ओके, तो किससे निकाले? डिफिनेशन से। डिफिनेशन में क्या कहता है? इंग्लिश में अगर बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ बॉडी, मतलब दोनों बॉडी का जो मास होगा उसका प्रोडक्ट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर में होगा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r²। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? r। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस फॉर्म में? r² के फॉर्म में। तो हिंदी में अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान कितना है? m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी, ये दोनों की जो बीच जो डिस्टेंस है उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? r² होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ लिखे व्युत्क्रमानुपाती जो होगा नीचे लिखेंगे और समानुपाती जो होगा ऊपर लिखेंगे। ये है, ये सब 9 सब का है जो आप लोग जानते हैं। ये हो गया, ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। आप यहाँ से लिखिएगा तब इसे लिखिएगा, और आपको फिगर भी लिखना है, आपको फिगर भी लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग गुण देख रहे हैं। तो ये सब तो पहले भी आपको जस्ट अभी बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ लिखे हैं इसका प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का। फर्स्ट नंबर है इट इज़ अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शनल फोर्स। तो यह क्या है? आकर्षण बल है। सेकेंड नंबर है, यहाँ जो हम एरो दे करके दिए, इसी इट इज़ सेंट्रल फोर्स, यह केंद्रीय बल है। केंद्रीय मतलब क्या हो गया? सेंटर से जब भी फोर्स लगेगा तो दोनों के सेंटर पर। तो इस अब मान लीजिए कि ये दोनों बॉडी एक डिस्टेंस पे, तो r हो गया। तो ये नहीं सोचना है कि दोनों अगर सटा हुआ है, नज़दीक है, तो डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सेंटर से, तो सेंटर से जब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। इसलिए हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ सेंट्रल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यह केंद्रीय बल है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन
मीडियम, यह किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। आप एयर में रखिए या कहीं रखिए, किसी भी मीडियम में रहेगा तो इसके फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक बात और कि जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल, क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, और जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। तो आपको इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिखना है। तो यह किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज़ वीक फोर्स कंपेयर टू अदर फोर्सेस ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है एक कमज़ोर बल है, बहुत ही वीक फोर्स है, जो प्रकृति में जितना भी बल है उसके तुलना में ये क्या है? एक वीक फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फोर्स है? वीक फोर्स है, कमज़ोर बल है। और इसके बाद हम लोग लिखे हैं इट इज़ लार्ज रेंज फोर्स। ये जो होता है दीर्घ परास बल होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर तक भी वीक फोर्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक भी ये क्या करता है? वर्क करता है, कम से कम अधिक से अधिक। द क्रिएशन ऑफ नेचर इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। द क्रिएशन ऑफ नेचर इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्रह्मांड है या ये प्रकृति जो है, इसका जो क्रिएशन है वो किसके कारण है सर? ये जो बना है, ये जो पूरा ब्रह्मांड को बनाने में जो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका क्या है सर? ये गुरुत्वाकर्षण बल का है। तो एक बात नीचे याद रखिएगा कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को में ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इसका मतलब है द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की जगह हम नेचर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड की रचना क्या है? संभव है। इसका मतलब ये जो यूनिवर्स है ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? आपका ये यूनिवर्स में, यूनिवर्स को स्टेबल रखने में, यूनिवर्स के क्रिएशन में। ओके, इसे ध्यान से लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चे हम फोर्स का एक पॉइंट डील किए, ग्रेविटेशनल फोर्स। कल हम लोग 4 पॉइंट्स है, 4 फोर्स है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फिफ्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कल हम डील कर देंगे और कल उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, उसे ध्यान से देखना। ये इसमें सिर्फ डेफिनेशन, थोड़ा बहुत फार्मूला है और कोई ख़ास इसमें उतना देखना नहीं। फिर भी बहुत टीचर ये चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो वहाँ से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। ओके, तो हम लोग कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।